35,000 फीट की ऊंचाई पर एक फ्लाइट सर्कुलर लूप में फंसी रही। कम्युनिकेशन बंद था और एक प्रेशर कंट्रोल बटन ने सब कुछ बदल दिया। और हीलियोस फ्लाइट 522 का ये एक्सीडेंट एविएशन दुनिया का एक काला दिन बन गया। We begin tonight west of here in Greece, where a jetliner has crashed near Athens, killing all 121 people on board, including 48 children. Greek officials are calling it their worst airline disaster in history. The officers of Helios Airlines as part of the investigation. The bodies of the passengers and crew were frozen solid when rescue teams arrived at the scene, even as the wreckage burned around them. फ्लाइट के अंदर 115 पैसेंजर, 6 क्रू मेंबर, टोटल 121 लोग एक घुटन भरी खामोशी में अपनी सांस खो बैठते हैं। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों कहते हैं इसे घोस्ट प्लेन? ये वो फ्लाइट थी जो अपने पायलट और पैसेंजर बेहोश होने के बाद बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के 3 घंटे तक उड़ती रही। तो बात है आज से 20 साल पहले, सैटरडे 13 अगस्त 2005 रात 9 बजे। हीलियोस फ्लाइट 522 का बोइंग 737 डिपार्चर होता है लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से साइप्रस के लिए। ये बात है एक्सीडेंट से पहले रात की। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट सफ़र तय कर रही होती है। फ्लाइट के चलते कुछ देर बाद क्रू मेंबर को एक लाउड मेटालिक आवाज़ सुनती है और रियर सर्विस डोर के हैंडल पर बर्फ़ जमी दिखती है। पता चलता है जो डोर की सील थी वो कम टेम्परेचर के कारण फ्रीज यानी कि हार्ड हो चुकी थी, जो कि एक तेज़ क्लैंगिंग साउंड का रीज़न था। क्रू मेंबर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फ्लाइट में हुए इंसिडेंट का डिफेक्ट लॉग बना देता है, यानी कि प्लेन में हुए इशू को रिकॉर्ड कर लेता है और जहाज रात 1:25 पर साइप्रस एयरपोर्ट पर लैंड करता है। एंड डिफेक्ट लॉग है जो वो कैप्टन को दे दिया जाता है, जो कि एक ग्राउंड इंजीनियर टीम को बोल के बोइंग 737 को फुली इंस्पेक्शन के लिए भेज देते हैं। जहाज में एक तरफ प्रॉब्लम होती है और दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद उसी जहाज को नेक्स्ट टेक ऑफ के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। 44 ईयर ओल्ड एलन आर्विन, चीफ इंजीनियर ऑफ हीलियोस एयरवे, जो कि 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे था, ऑपरेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जहाज का कैबिन प्रेशराइजेशन लीक टेस्ट करते हैं फॉर डोर लीकेज। और जब प्लेन ग्राउंड पे हो तो ये टेस्ट करने के लिए कैबिन को मैनुअली प्रेशराइज करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस के दौरान कॉकपिट पैनल में लगे प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर को ऑटो से मैनुअल सेट कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि जब प्लेन ऊपर जाता है तो बाहर की हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जो इंसान के लिए डेंजरस हो सकता है। प्लेन के प्रेशराइजेशन सिस्टम में प्लेन के दोनों इंजन से हवा ली जाती है, जिसे कूल करके कैबिन में भेजा जाता है। और आउटफ्लो वाल्व होता है हवा को बाहर निकालने के लिए, ताकि अंदर का प्रेशर मेंटेन रहे। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैबिन का प्रेशर कंट्रोल करता है ताकि हाई एल्टीट्यूड पर पैसेंजर कंफर्टेबली सांस ले सकें। बेसिकली प्लेन ऑन बोर्ड हाई एल्टीट्यूड पे हो तो अंदर की ऑक्सीजन बैलेंस रखने के लिए प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर हमेशा ऑटो पे होना चाहिए। और मैनुअल होता है ग्राउंड टेस्ट के लिए बिना प्लेन स्टार्ट किए। और उसके बाद टेस्टिंग के दौरान प्लेन में ना तो कोई लीकेज मिलता और कैबिन प्रेशर भी सही से वर्क करता है। एलन आयरविन और उसकी टीम मोड सेलेक्टर ऑटो पे सेट करना भूल जाते हैं, जो कि टेस्टिंग के दौरान ऑटो से मैनुअल सेट किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था यही एक बटन प्लेन में सवार पैसेंजर्स की जिंदगी तय करेगा। और अगले दिन संडे 14 अगस्त 2005 को सुबह 5:25 पे एयरक्राफ्ट को रिलीज़ कर दिया जाता है अगली उड़ान भरने के लिए, जो कि 9 बजे साइप्रस से प्राग थी और बीच में एक स्टॉपेज था एथेंस। प्री फ्लाइट स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करने के लिए क्रू ग्रुप टेक ऑफ के 1 से 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। 32 ईयर ओल्ड लोइजा फोल्टेरा एंड 25 ईयर ओल्ड एंड्रियास पोड्रामू फ्लाइट अटेंडेंट, जो कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। शुरू में एंड्रियास का कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड लोइजा क्रू मेंबर है, तो वो भी ज्वाइन कर लेता है। और बाकी 4, जिनमें 59 ईयर ओल्ड कैप्टन हांस जर्गन मर्टन ईस्ट जर्मन पायलट और 51 ईयर ओल्ड फर्स्ट ऑफिसर पेम्बुस कारालम्बुस फ्रॉम साइप्रस, जो कि पिछले 5 सालों से हीलियोस के लिए काम कर रहे होते हैं। इन्हें कई हजार घंटों जहाज की उड़ान का एक्सपीरियंस होता है। इनके अलावा 2 क्रू मेंबर और होते हैं। फ्लाइट में टोटल 6 क्रू मेंबर और 115 पैसेंजर, जिनमें से तीसरा हिस्सा बच्चों का होता है। एक तरफ पैसेंजर अपने सामान के साथ प्लेन में एंट्री कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पायलट कॉकपिट में प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पर काम कर रहे होते हैं। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जो कि पायलट द्वारा किया जाता है बिफोर द फ्लाइट। वो चेक करते हैं कि स्विच एंड इंडिकेटर की ठीक पोजीशन और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए रेडी है या नहीं। ये चेकलिस्ट हेल्प करती है ताकि प्लेन में कोई एरर ना रहे। फ्लाइट 522 शेड्यूल से थोड़ा पीछे होती है, तो वो चेकलिस्ट को जल्दी पूरा करते हैं और प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर चेक करना भूल जाते हैं, जो कि कल ग्राउंड टेस्ट के टाइम से मैनुअल पे था। 7 मिनट लेट 9:07 पे फ्लाइट 522 साइप्रस के लारन का एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है प्राग के लिए।
4 से 5 मिनट बाद ग्राउंड कंट्रोल फ्लाइट 522 को फाइनल एल्टीट्यूड 34,000 फीट पे उड़ने की अनुमति दे देता है और फ्लाइट नीले आसमान में सेट किए एल्टीट्यूड पे जा रही होती है। और यहाँ तक कैबिन ऑटोमेटिक प्रेशराइज नहीं हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता गया। और दोस्तों यहाँ से होता है गड़बड़ का आगाज। फ्लाइट जब 12,000 फीट पे पहुँचती है तो कॉकपिट में एक अलार्म बजता है और टेक ऑफ वार्निंग शो होने लगती है। फ्लाइट क्रू कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये वार्निंग नॉर्मली ग्राउंड पे ही शो होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि प्रेशराइजेशन मोड अब भी मैनुअल पे सिलेक्ट है और कैबिन ऑटोमेटिक प्रेशराइज नहीं हो रहा। लेकिन दोनों कैप्टन इस अलार्म को मिसरीड कर लेते हैं। वार्निंग का असल मतलब था कि कैबिन ऑटोमेटिक प्रेशराइज नहीं हो रहा और कैबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। कुछ मिनटों बाद जब प्लेन 16,000 फीट पे पहुंच जाता है, कैप्टन हंस साइप्रस एयरपोर्ट पे रेडियो कनेक्ट करते हैं जहां से प्लेन अभी टेक ऑफ हुआ था। रेडियो कनेक्ट होते ही वो टेक ऑफ वार्निंग के बारे में पूछते हैं जो कि कॉकपिट में बज रही थी। इसी के चलते मास्टर कोशन लाइट बंद हो जाती है जो इंडिकेट करती है कि प्लेन में ओवर हीटिंग हो रही है। ये बात डिस्पैचर को कंफ्यूज कर देती है क्योंकि 12,000 फीट पे ये वार्निंग साउंड नहीं करती। तो ये कॉल एलन आयरविन को हैंड कर देते हैं जो कि प्लेन इंस्पेक्शन पर थे। कैप्टन बताता है कि कूलिंग फैन लाइट इज ऑफ। ग्राउंड इंजीनियर एलन को अच्छे से सुनाई नहीं देता तो वो रिपीट करने के लिए बोलता है। कैप्टन बोलता है यहाँ दोनों इक्विपमेंट लाइट ऑफ हैं। एलन बोलता है इट्स नॉर्मल। एलन के लिए ये कन्वर्सेशन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचता है कि कैप्टन हंस के पास 2 सिग्नल लाइट हैं तो कैप्टन से डायरेक्टली प्रेशराइजेशन मोड सिलेक्टर के बारे में पूछ लेता है, ऑटो पे सेट है या नहीं। तो कैप्टन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। एलन को ये वियर्ड लगता है, लेकिन ये एहसास नहीं था कि प्लेन में पायलट हाइपोक्सिया से सफर कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, फ्लाइट साथ ही हाई एल्टीट्यूड पे जा रही होती है। इसी बीच कैबिन में ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो जाती है, लेकिन उनका बैकअप 15 से 20 मिनट तक का ही होता है। पैसेंजर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और हाइपोक्सिया के कारण सभी पैसेंजर ग्रेजुअली बेहोश होने लगते हैं। हाइपोक्सिया एक वो कंडीशन है जिसमें कम ऑक्सीजन के कारण बॉडी काम नहीं कर पाती, सब धुंधला हो जाता है और हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाइट में लो कैबिन प्रेशर होने के कारण ये होने लगता है क्योंकि कैबिन ऑटोमेटिक प्रेशराइज नहीं हो रहा था। ग्राउंड कंट्रोल से एलन स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक क्लियर इशू जानने के लिए कि आखिर प्लेन में क्या प्रॉब्लम है। एलन फिर से कंफर्म करता है कि प्रेशराइजेशन ऑटो पे सेट है नहीं। कैप्टन इसे इग्नोर करके डायरेक्ट कूलिंग सर्किट ब्रेकर कहाँ है ये पूछ लेता है। एलन रिप्लाई करता है बिहाइंड द सीट। और इसके बाद ग्राउंड इंजीनियर टीम एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ से 30 मिनट के अंदर कॉन्टैक्ट खो देता है और इस पॉइंट पे कैबिन में कुछ मिनटों की ऑक्सीजन बची होती है और कैबिन क्रू एंड्रेस पोर्टरोमो वेट कर रहे होते हैं कॉकपिट से पायलट के रिस्पांस का। लेकिन रिस्पांस की बजाय प्लेन 34,000 फीट ऊपर ऑटो पायलट पे उड़ रहा होता है। प्लेन मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से स्ट्रेट एथेंस की ओर जा रहा होता है और 9:36 पे फ्लाइट एथेंस में एंटर करना स्टार्ट कर देता है और फ्लाइट कंट्रोल एथेनियन एयरलाइन को हैंडओवर कर दिया जाता है। लेकिन फ्लाइट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। 14 अगस्त 2005 सुबह 10:20 पे फ्लाइट 522 एथेंस के ऊपर होता है। पायलट के अनकॉन्शियस होने से फ्लाइट को कोई कमांड नहीं मिलता तो फ्लाइट एथेंस के ऊपर होल्डिंग सर्कुलर लूप में चक्कर लगाने लग जाता है। लेकिन आप एक चीज देखिए, नॉर्मली फ्लाइट को साइप्रस से ग्रीस एथन के लिए 1.5 घंटा लगता है, लेकिन प्लेन 2 घंटे से सर्कुलर लूप में चक्कर लगा रहा होता है। प्लेन से कोई कॉन्टैक्ट ना होने पर टीम को ये एक हाईजैक लगता है और ग्रीस आर्मी से कॉन्टैक्ट करके 11:23 पे एलानिका एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट F-16 इन्वेस्टिगेशन के लिए डिस्पैच कर दिए जाते हैं। और कुछ मिनटों बाद F-16 पायलट फ्लाइट 22 से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। उनमें से एक F-16 जेट को प्लेन के क्लोज लेके गई और जो दिखता है वो हैरान करने वाला दृश्य होता है। ग्राउंड इंजीनियर टीम को बताया जाता है कि फर्स्ट ऑफिसर पेम्बुस कारलम्बुस जो कि प्लेन पैनल पर झुके हैं और कैप्टन हंस मर्टन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्लेन को कोई नहीं उड़ा रहा और ये सुन के सभी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद फ्लाइट कैबिन को चेक किया जाता है। वो देख सकते थे कि पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर मोशनलेस, बेहोश और ऑक्सीजन मास्क लटक रहे होते हैं। उस तरफ एंड्रेस पोर्टरोमो कॉकपिट से कोई रिस्पॉन्स न आने पर इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर लिए सिक्योरिटी कोड की हेल्प से कॉकपिट में एंटर करता है। तभी F-16 पायलट्स को दिखता है कि कोई कॉकपिट में मूव कर रहा है। उसने हेडफोन पहने। जेट लगातार फ्लाइट 522 के साथ उड़ रहा होता है। तभी लेफ्ट इंजन का ऑयल खत्म होने से लेफ्ट इंजन बंद हो जाता है और प्लेन का एल्टीट्यूड 1500 फीट पर मिनट के रेट से रैपिडली कम होने लग जाता है। तभी एंड्रेस पोर्टरोमो की नजर F-16 पायलट की ओर जाती है, लेकिन कोई कांटेक्ट न होने पर वो इशारा करता है कि प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है। और बाकी की रिकॉर्डिंग F-16 और ग्राउंड रेस्क्यू टीम के बीच आप सुन सकते हैं। Το αεροσκάφος είναι στα 2.500 πόδια, πετάει πολύ χαμηλά πάνω από ξηρά. Πάμε καλά, 32 πόσο είναι. Altitude. Altitude. Πάμπο, αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος δείχνει ότι πάει για το έδαφος. Altitude.
Kilki Mambo, το αεροσκάφος πάει προς το έδαφος. Ελήψη. Πρόκειται για κατατομάμο. Αθήνα, το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή πάει για το έδαφος. Altitude. 103, 23 μίλια. 23. Altitude. Mayday, Mambo, έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Mayday. Ελήψη. Σας αναφέρω συντεταγμένες, Mambo. Αναφέρω συντεταγμένες. Έχει προσκρούσει σε κορφή βονού. Mayday. Ελήψη, αναμένετε συντεταγμένες. और ये वो रिकॉर्डिंग है जो क्रैश साइट से मिली है। और इसी के चलते 11:59 पे प्लेन का राइट इंजन भी बंद हो जाता है और दोस्तों प्लेन काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने लगता है और रेस्क्यू टीम उसे ऊपर रखने में स्ट्रगल कर रही होती है। F-16 पायलट ग्राउंड टीम को बताते हैं कि प्लेन के दोनों इंजन रुक गए हैं और प्लेन काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है और मे डे यानी इमरजेंसी के लिए बोलता है। और देखते ही देखते 12:03 पे फ्लाइट 522 121 पैसेंजर से भरी 400 माइल पर आवर की स्पीड से क्रेमेटो हिल से टकरा जाती है और प्लेन के टकराते ही आग ने कई एकड़ जमीन को जला डाला और फ्लाइट में सवार 121 के 121 पैसेंजर तुरंत अपना जीवन खो देते हैं। फायर एंड रेस्क्यू वर्कर तुरंत क्रैश साइट पे पहुंचते हैं, लेकिन फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स में से कोई सर्वाइव नहीं कर पाता और क्रैश साइट से जो भी सामान मिलता है एविडेंस के तौर पे कलेक्ट कर लिया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम प्लेन पैनल का टुकड़ा मिलता है और उसमें दिखता है कि जो प्रेशराइजेशन मोड सिलेक्टर था वो मैनुअल पर था और प्लेन ऑटो पायलट होने से लगभग 2 से 3 घंटे कॉकपिट में बिना कोई नजर आए उड़ती रही। इसी कारण इस इंसिडेंट को घोस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रकार एक भूल और छोटा बटन 121 सवार लोगों की जान ले लेता है। यदि हम जस्टिस की बात करें तो 2007 में क्रैश में मारे गए लोगों के परिवारों ने हीलियोस बोइंग पे 73 मिलियन यूरोस का केस फाइल किया और हाईलाइट किया जाता है कि 2 अलग अलग प्रॉब्लम का एक ही अलार्म होना और इस केस को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया जाता है। और 2008 में एलन आर्विन सहित 4 हीलियोस ऑफिसर को मैनस्लॉटर यानी मर्डर केस लगाया जाता है। एज पर रिपोर्ट अप्रैल 2012 में इन्हें गिल्टी पाया गया और बाकी ऑफिसर्स को 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 79,000 यूरोस का जुर्माना लगाया गया। और इस अनबिलीवेबल ट्रेजेडी में मारे गए लोगों को याद रखने के लिए क्रैश साइट की जगह पे एक मेमोरियल प्लेस बनाया गया।